और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। महालक्ष्मी ग्रुप पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई की खबर उदयपुर से मिल रही है। दिल्ली मुख्यालय से टीम यहां पर पहुंची। पहले भी रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है और इसी बीच उदयपुर से एक और बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। उदयपुर से बड़ी जानकारी आ रही है। रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की नजर है और इसी बीच उदयपुर में एक फर्म पर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। महालक्ष्मी ग्रुप पर यह कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स की और आईटी की इस रेड में छानबीन की जा रही है। तो तमाम कारोबारी आयकर विभाग की नजर में है। ऐसे में महालक्ष्मी ग्रुप पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इनकम टैक्स की तरफ से दिल्ली मुख्यालय से टीम पहुंची थी जिसने कार्रवाई की है। तो महालक्ष्मी ग्रुप पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर के बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। चलिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। P20 सम्मेलन की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट फोरम की यह बैठक हो रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में आज एनवायरनमेंट को लेकर के चर्चा हो रही है। At a global level, and India took the lead in promoting this concept of developing sustainability in all sectors of travel and tourism, in the sectors of hospitality, travel trade, and to encourage consumers to adopt environment-friendly and lifestyle-based behaviors. These mindful actions undoubtedly will result in the conservation of the environment and biodiversity. They will make a big contribution to the local economy and encourage the communities that are practicing healthy and traditional lifestyles. And they will preserve the socio-cultural integrity of the destinations. The way forward, as we see it, is to actually bring together the different elements of the value chain, the behavioral nudges, where there can be a change. तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सीकर से बड़ी खबर मिल रही है। फतेहपुर में बीजेपी के टिकट को लेकर के असंतोष व्याप्त हो गया है। विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेता मधुसूदन भिंडा उतर आए हैं। भिंडा ने 16 अक्टूबर को एक सभा बुलाई है। इस सभा के बाद चुनाव लड़ने का वे फैसला ले सकते हैं। फतेहपुर से बीजेपी ने श्रवण चौधरी को टिकट दिया है। श्रवण चौधरी के नाम के ऐलान के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर श्रवण चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीकर से। संदीप, टिकटों के ऐलान के साथ ही भाजपा में कई जगह पर असंतोष, नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या जानकारी है फतेहपुर से? बिल्कुल देखिए हेमंत, फतेहपुर में चूंकि जब से श्रवण चौधरी को टिकट मिला है उसके बाद से कोई भी जो पार्टी का जो बड़ा नेता है वो उनके संपर्क में नहीं आया था और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी कि जो नेतृत्व है उसको अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। और इसी कड़ी में चूंकि मधुसूदन भिंडा 2013 के चुनाव में यहाँ से पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं। उनके पिता एक ही बार यहाँ पर जो है वो भाजपा जीती है फतेहपुर में अब तक के इतिहास में। उसमें उनके पिता बनवारीलाल भिंडा उस समय चुनाव जीते थे। तो निश्चित रूप से पार्टी के बड़े कार्यकर्ता है, खुद नगर पालिका अध्यक्ष रहे और 5 साल तक पार्टी की हर गतिविधि को संचालित करते हैं। तो उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी और रात को उन्होंने जब कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में उन्होंने ये कहा है कि 16 अक्टूबर को एक सभा का आयोजन होगा जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने की बात कही गई है और उसमें वो आगे का निर्णय लेंगे। माना यह जा रहा है कि मधुसूदन भिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या कुछ वक्त शीर्ष नेतृत्व को दे सकते हैं दोबारा विचार करने के लिए, लेकिन जो मौजूदा जो टिकट दी गई है, जो प्रत्याशी घोषित किया गया है, उससे वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। एक दिन पहले पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया, जो खुद भी 2 बार भाजपा के प्रत्याशी रहे थे, हालांकि फिलहाल भाजपा में नहीं है, उन्होंने जेजेपी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वो भी ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं गठबंधन जेजेपी और भाजपा का हो जाए तो वो यहाँ से चुनाव लड़ने।
तो ये जो सभी समीकरण बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो है वो परेशानी खड़ी कर सकते हैं जी। लेकिन ये दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर फतेहपुर में हो गया है, क्योंकि उनके भाई भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मणगढ़ में प्रत्याशी हैं, और अब जो नंद किशोर महरिया की आप बात करें, वो यहाँ पर जेजेपी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो दूसरी तरफ भिंडा ने भी अंदरूनी तौर पर ही सही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि एक से ज्यादा पिछली बार बहुत करीबी मुकाबला हुआ था जब पूरी भाजपा एकजुट होकर के यहाँ पर हाकम अली के सामने चुनाव लड़ी थी, तो 800 वोटों का महज अंतर रहा था। लेकिन इस बार जिस तरह से अलग अलग जो खेमों में बंटी नजर आ रही है, एक तरफ मधुसूदन बिंडा ऐलान कर रहे हैं, श्रवण चौधरी को पार्टी ने टिकट दिया है, नंदकिशोर महरिया हालांकि पिछली बार कांग्रेस में थे लेकिन चुनाव के वक्त शांत थे, उन्होंने जो चुनाव नहीं लड़ा और खुल के किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं किया, तो 2 ही प्रत्याशी मुख्य तौर पर थे, तो बड़ा करीबी मुकाबला होता। लेकिन इस बार जिस तरह से अब तक जो 4 प्रत्याशी सामने आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से जो मामला है वो त्रिकोणीय चतुष्कोणीय हो सकता है। बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आतंकी अर्श डल्ला के करीबी 2 गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से दोनों की गिरफ्तारी की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी को लेकर के दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है। हथियार बरामद किए गए और इन गैंगस्टर्स के पास से कुछ हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। दोनों गैंगस्टर्स पर खालिस्तानियों को मदद करने के भी गंभीर आरोप है। अर्श डल्ला के करीबी ये 2 गैंगस्टर्स बताए जा रहे हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अलर्ट है, और दौसा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरने के बाद से ही दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की राजस्थान में एंट्री का मुख्य रूट अब यही एक्सप्रेसवे है। और ऐसे में दौसा के भांडारेज इंटरचेंज पर पुलिस नाकाबंदी पर की गई है और गहनता से जांच अभियान चलाया जा रहा है, और 24 घंटे इस नाके पर राजस्थान पुलिस के हथियारबंद जवान तैनात किए गए। इस दौरान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हमारे संवाददाता ने पुलिस की नाकाबंदी का जायजा लिया है। हम दौसा के भांडारेज पर खड़े हैं और राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की सघन नाकेबंदी जारी है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो, यूपी नंबर की गाड़ी रोकी है। हालांकि दौसा जिला कोई सीमावर्ती राज्य की सीमा यहाँ से नहीं लगती है, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और बड़ी संख्या में राजस्थान का एक एंट्री पॉइंट ये बन चुका है। और यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, उनकी सघन नाकेबंदी की जा रही है। हम यहाँ के जो ड्यूटी ऑफिसर उनसे बात करते हैं, किस प्रकार के निर्देश मिले हैं और किस प्रकार क्या क्या चीज़ देख रहे हो आप? यहाँ पर दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे से नीचे आने वाली गाड़ियों को चेक किया जाता है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और राजस्थान की जितनी भी गाड़ी आ रही है उनको चेक करते हैं और अच्छी तरह से चेक करते हैं डिग्गी खोल के, और जो भी शराब है और कोई अन्य कोई सामग्री, आपत्तिजनक कोई भी सामग्री है, उसको चेक किया जा रहा है। और कैश भी चेक किया जा रहा है? कैश भी चेक किया जा रहा है। जो भी कोई चुनाव को देखते हुए कोई भी जैसे कैश है, शराब है और भी कोई आपत्तिजनक सामग्री है, उसको चेक किया जा रहा है। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जो गाड़ियां दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से आ रही हैं, उनको सघन जांच की जा रही है ताकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर खाकी की मौजूदगी में आचार संहिता का उल्लंघन होने का मामला सामने आया है। आदर्श आचार संहिता लगाने के दावों की धज्जियां यहां पर उड़ाई गई हैं। एनएसयूआई के कार्यक्रम में सड़क पर मौजूद गाड़ी पर लगे पोस्टर और सीएम अशोक गहलोत की जन योजनाओं के पोस्टर्स में मुख्यमंत्री की योजनाओं का जिक्र है। कांग्रेस सचिव रामनिवास कुकणा के भी पोस्टर यहां पर लगे हुए हैं।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया आज श्री गंगानगर जिले के दौरे पर हैं। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया का श्री गंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया कार्यकर्ताओं की ओर से। आपको बता दें कि सतीश पूनिया श्री करणपुर विधानसभा की बींज भाईला और श्री गंगानगर विधानसभा में कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, मुलाकात करेंगे। सतीश पूनिया श्री गंगानगर में एक रिजोर्ट में सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जीत का मंत्र देंगे। उधर बाड़मेर के सिणधरी चौराहे के पास में स्थित कृषि उपज मंडी में अज्ञात बदमाशों ने 3 दुकानों में आग लगा दी है। आग लगने से दुकानों के बाहर रखा सामान जल गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। बदमाशों की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि एक नकाबपोश युवक 3 अलग अलग दुकानों के बाहर बैठकर दुकानों के बाहर रखे सामान में आग लगा रहा है और इसके बाद वो मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। साथ ही व्यापारियों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस को वो सीसीटीवी मिल चुका है और अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस बदमाश युवक की तलाश कर रही है जिसने इन दुकानों के बाहर आग लगाई है। उधर जयपुर ग्रामीण के चाकसू से बड़ी खबर। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत चाकसू के इलाके में हुई है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला विजय कुमार भारती ये युवक बताया जा रहा है जिसने ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या की। विजय भारती ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल शिवदासपुरा इलाके के नया नगर रेलवे स्टेशन का मामला है। इसे लेकर के तफ्तीश की जा रही है, जांच जारी है। और अब खबर अजमेर में भारतीय जनता पार्टी के मंथन से जुड़ी हुई है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक होनी है और प्रचार की अगली रणनीति अजमेर की सीटों पर बनाई जाएगी। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये बैठक लेंगे। जिला पदाधिकारियों से फीडबैक लेने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत ये बैठक लेंगे और सांसद और विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। अजमेर के 8 विधानसभा सीटें हैं अजमेर जिले में जिनको लेकर के रणनीति यहां पर बनाई जाएगी तमाम नेताओं के साथ बातचीत करके। और अब आगे बढ़ते हुए टोंक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। संत की हत्या के विरोध में आज भी मालपुरा का डिग्गी कस्बा बंद है और आज दूसरा दिन है जब डिग्गी बंद है और इस बंद को व्यापारियों की ओर से भी समर्थन दिया गया है। डिग्गी कस्बे की सभी दुकानें, सभी बाजार बंद रखे गए हैं। कल भी बंद थे, बाजार आवाजाही लोगों की नहीं हुई और आज भी डिग्गी के बाजार पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है और हत्या के बाद बीजेपी की एक कमेटी ने यहां पर दौरा किया था। पुलिस ने 10 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था लेकिन अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई। दरअसल ये पूरा मामला है 29 अगस्त की रात का, जब भूरिया महादेव आश्रम में बाबा सियाराम दास की हत्या की गई थी और इसका खुलासा पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। पुलिस जांच की बात कर रही है लेकिन अब तक हत्या के आरोपियों के नहीं पकड़े जाने को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उधर दौसा में नेशनल हाईवे पर रेटा के पास में एक स्लीपर बस के पलटने से बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में बस में सवार कई यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। आपको बता दें कि बस पलटने की सूचना के बाद सिकंदरा थाना पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर तमाम घायलों का इलाज जारी है। एक गंभीर घायल को दौसा जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। आपको बता दें कि ये बस फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही थी और इसी दौरान रेटा के पास यह हादसा हुआ। फिलहाल सिकंदरा थाना पुलिस जांच कर रही है। दौसा की तरफ आते वक्त रेटा पुलिया के पास आगे चल रहा है कोई अज्ञात वाहन से बचाने के चक्कर में गाड़ी पुल से नीचे गिरकर उल्टी हो गई, जिसमें कुछ मजरूब 12 मजरूब हैं कुल जो घायल हुए, जिनको मौके से 108 एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल दौसा भिजवाया गया, जिनका इलाज जारी है और इलाज के लिए तहरीर दी जा रही।
उधर अजमेर में श्री अग्रश्याम प्रेम मंडल की ओर से आयोजित श्री श्याम महोत्सव शोभा यात्रा में बाबा श्याम के रथ को एक साथ करीब 200 भक्तों ने अपने हाथों से खींचा और लोग इस यात्रा में शरीक हुए। यात्रा में भगवान गणेश जी और अन्य भगवानों की झांकियां भी शामिल हुई। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ ऊंट घोड़ों के साथ लोग शरीक हुए और आज शाम कोलकाता के गायक हैं संजय, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। घाटी वाले बालाजी पार्किंग में होने वाली ये भजन संध्या, जिसमें उड़ीसा की शुभांगी और हरियाणा की परविंदर की प्रस्तुतियां भी होंगी। तो भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन के बाद रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए और केदारनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। इससे पहले रिलायंस चेयरमैन ने बद्री विशाल के दर्शन किए थे। हर साल बद्री विशाल पहुंचते हैं और इस बार भी वे पहुंचे और विशेष तौर पर पूजा अर्चना की और उन्होंने दर्शन किए। रिलायंस चेयरमैन की ओर से यहां पर लोगों से मुलाकात भी की गई, मंदिर ट्रस्ट से भी मुलाकात की। इस दौरान उनका यहां पर पहुंचने पर स्वागत किया गया मंदिर प्रबंधन कमेटी की तरफ से। तो मुकेश अंबानी केदारनाथ धाम पहुंचे और रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने विशेष पूजा अर्चना की। केदारनाथ धाम पहुंच करके बाबा केदार के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। तो दो अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिनमें रिलायंस चेयरमैन ने विशेष पूजा अर्चना की है, केदारनाथ धाम पर पहुंच करके बाबा केदार का आशीर्वाद लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में पिछले 5 साल से खिलाड़ी और कोच प्रदेश के सर्वोच्च महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनका इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तो प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो गया है और ऐसे में खिलाड़ी और ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। क्योंकि बच्चों के डीए भी स्पोर्ट्स काउंसिल में एक साल तक नहीं है, ये बात इससे सुना आपने राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास के इस बयान को, जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो 2 बार सरकार को राशि जारी करने के लिए बोल चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के सर्वोच्च महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड की राशि राज्य सरकार ने पिछले साल 1 लाख रुपए बढ़ाकर 5 लाख रुपए की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ राशि बढ़ा देने भर से खिलाड़ियों का सम्मान हो पाएगा? इस बाबत राज्य ओलंपिक संघ साफ साफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सर स्पोर्ट्स काउंसिल के, हालांकि मैं स्पोर्ट्स काउंसिल का सदस्य हूँ, इस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बच्चों के डीए भी स्पोर्ट्स काउंसिल में एक साल तक नहीं है, ये बात इससे राज्य में हर साल खिलाड़ियों और कोच को प्रदेश का सर्वोच्च महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता था, लेकिन साल 2019 से लेकर अब तक इसका आयोजन नहीं हुआ। आरोप है कि राज्य क्रीड़ा परिषद राजस्थान सरकार को 2 बार अवार्ड की धनराशि करने के लिए लिख चुका है, जिस पर अमल नहीं हुआ। और अब जब प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में इसकी उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। अवार्ड की राशि तो हमने बढ़ा दी है, 1 लाख से पहले दिया जाता था, अब इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख कर दिया है। इसके भी प्रस्ताव विचाराधीन है और जल्दी ये भी हो जाएगा। महाराणा प्रताप अवार्ड के जहां 180 और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के लिए 90 आवेदन अब तक आ चुके हैं, लेकिन चुनाव तारीखों के ऐलान के बीच आचार संहिता लागू होने के बाद अब इनकी उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच डीडवाना से खबर है जहां पर एक जीआरपी कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और नागौरी गेट के पास सामान खरीदने के लिए ये कांस्टेबल पहुंचे थे। अचानक से गश खाकर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें तुरंत राजकीय बांगड़ अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने कांस्टेबल को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने कांस्टेबल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। बहरहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगा रही है। हालांकि अभी मृत्यु का कारण साफ नहीं हो पाया है। तो वहीं जयपुर ग्रामीण के चंदबाजी इलाके में सड़क के किनारे एक हेड कांस्टेबल का संदिग्ध हालत में शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाया, मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया कांस्टेबल की मौत दुर्घटना की वजह से होना पाया गया है। मृतक के मुंह और नाक पर खून बहने के निशान भी मिले। अब पुलिस जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। पुलिस हत्या के एंगल से भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए।